इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति के सिद्धांत को प्रतिपादन किया और कहा, पहला कि व्यक्ति का जो है ना क्षमादान प्राप्त करने या किसी व्यक्ति को क्षमादान प्राप्त करना है तो वो पहली बात तो उसका मौलिक अधिकार नहीं होगा, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो पहला क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं होगा। तीन जो नियमों को प्रतिपादन किया है सिद्धांतों को, पहला क्या है कि क्षमादान की शक्ति या क्षमादान प्राप्त करना मौलिक अधिकार नहीं होगा। दूसरी बात है, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग जो है मंत्रिपरिषद की किससे करेगा, सलाह से करेगा। किसी व्यक्ति को अगर क्षमादान देना है तो वो किसकी सलाह से करेगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की काउंसिल ऑफ मेंबर से विचार करेगा, विमर्श करेगा, तभी उसको करेगा। आप लिख सकते हैं मंत्रिमंडल की सलाह से। कि परामर्श या की सलाह, जैसे भी आप लिखना चाहें, सलाह। ठीक है, तीसरा आप लिख लें, एक बात और है कि राष्ट्रपति का निर्णय न्यायपालिका के निर्णय से भिन्न हो सकता है। भाई उसने क्या कहा, हम समझा रहे हैं, देखो लिखो, पहले जो राष्ट्रपति का निर्णय होगा, प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा, प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा वो जुडिशरी के डिसीजन से क्या हो सकता है, भिन्न हो सकता है, न्यायपालिका के निर्णय से भिन्न हो सकता है। न्यायपालिका ने तो उसको कहा कि मतलब फांसी की सजा सुना दी मान लीजिए, और राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, अपने मंत्रिमंडल की सलाह से, परामर्श से विचार विमर्श किया और उसको समाधान दे दिया। तो उसके निर्णय को बदल दिया कि नहीं बदल दिया। एक और है, कुछ लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लें। एक बात और है, राष्ट्रपति जो सभी सदस्यों का क्या कर सकता है, पुनर्निरीक्षण करा सकता है, फिर से भेज देगा कि जाओ फिर से प्रक्रिया तय, मतलब पुनर्निरीक्षण करा सकता है। राष्ट्रपति क्या करेगा, पुनर्परीक्षण करा सकता है, सभी सदस्यों का पुनर्परीक्षण करा सकता है। बात समझ आया। एक बात और शांति सुन लो, जो चौथी तो लिख लिया होगा तो पांचवी भी लिख लो। पांचवी में ये कहता है कि जो ये राष्ट्रपति की शक्ति है ना, उसके विवेक पर है, विवेकीय शक्ति है। नहीं मन करेगा नहीं देगा तुम क्या कर लोगे, ठीक है, तो विवेकीय शक्ति है। छठवीं लिख लो कि तार्किकता के आधार पर, तार्किकता के आधार पर अगर मान लेते हैं ऐसे ही दे दिया और तर्क कोई नहीं है, तो न्यायपालिका जो है राष्ट्रपति के निर्णय को क्या करेगी, इसका भी पुनरीक्षण कर लेगी, पुनरावलोकन कर लेगी, समझे, पुनरावलोकन। जैसे मान लेते हैं, सुनो, कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक है ही नहीं कि उस व्यक्ति को फांसी की सजा को माफ कर दिया जाए, उसने इतने सारे अपराध किए हैं, ठीक है, कि कोई तर्क रह ही नहीं जाता है बचाने के उसमें, और फिर भी राष्ट्रपति ने उस व्यक्ति को क्या कर दिया, क्षमादान दे दिया। तो तार्किकता के आधार पर न्यायपालिका राष्ट्रपति के निर्णय का क्या कर लेगी, पुनरावलोकन कर सकती है। ठीक है, और क्या शक्ति होती है, ध्यान से सुनिएगा। एक तो आपातकालीन शक्तियां होती है, एक शक्ति और होती है सैन्य शक्ति।
सैन्य शक्ति, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हाँ, सेना का सर्वोच्च अधिकारी कहा जाता है। मतलब क्या कहेगा? भारतीय सेना का सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी ना। तो अब सुनिएगा शांत होकर के, राष्ट्रपति खत्म है, हेडिंग डालिए राजपाल, नहीं सॉरी, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। हेलो, एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन है, ये बताओ लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल? हाँ, नहीं तो 5 कर दो, ठीक है। उनका 6 वर्ष का होगा, और हर दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य क्या करेंगे? अवकाश ग्रहण करेंगे, वो हम बताएंगे फिर। तो आप आर्टिकल 63 ना, है ना, आर्टिकल 63 क्या है? उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 क्या है? उपराष्ट्रपति है। मतलब अमेरिकी संविधान की तरह, अमेरिकी संविधान की तरह आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। और अच्छा, ये कैसे निर्वाचित होगा? आ? नहीं यार, इसकी भी वोटिंग होगी आधुनिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से, जिसको हम लोग कहते हैं एकल संक्रमणीय मतदान के द्वारा एक निर्वाचक मंडल द्वारा ये क्या होगा? निर्वाचित होगा, ठीक है ना। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल संसद के सभी सदस्यों को मिलकर गठित करेगा, ये आप जाने रहेंगे। अच्छा, एक चीज और बताओ, उपराष्ट्रपति का पद कितने साल के लिए होगा? 5 साल के लिए होगा, कन्फर्म है। लेकिन कब ये रिक्त हो जाएगा? कैसे? अगर इससे पहले इनके पद से इनको हटाना है तो क्या करेंगे? 5 साल के पहले ही उठाना तो क्या करेंगे? ये तो यह है कि राष्ट्रपति संशोधित करके त्याग पत्र द्वारा त्याग पत्र दे देगा, तो क्या करोगे? सीधी सी बात है, ठीक है। राज्यसभा एक संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से उच्च सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा, जिसका अनुमोदन निम्न सदन साधारण बहुमत से कर दे, तो उपराष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। आप ऐसे करके लिखो, उपराष्ट्रपति मतलब आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति। इसमें कुछ समझाने का है नहीं, आप ऐसे समझो, अमेरिका के संविधान की तरह हमारे भारतीय संविधान में भी आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। क्लियर है? तो आर्टिकल 63 भारत का उपराष्ट्रपति। और अब लिख लें आप, हेडिंग करके लिख लें, उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। है तो पहली बात तो आप लिख लें नंबर 1 पे, वह उच्च सदन का पदे सभापति होता है। इधर देखिए, ये राज्यसभा है ना, तो इस सदन का क्या होगा? वो पदेन सभापति होगा।
उपसभा, क्या कहते हैं इसको, सभापति, क्या कहते हैं इसको, सभापति। और राज्यसभा के सभापति को ही हम लोग क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति। क्लियर है। अब कार्य क्या है इसका, एक चीज ध्यान से सुनो, जब राष्ट्रपति का पद किसी या किन्हीं कारणों से रिक्त हो जाता है, या राष्ट्रपति अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो जाता है, वो सारी शक्तियां जो राष्ट्रपति में निहित हैं वो किसमें आ जाएंगे, किसमें आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति में आ जाएंगे। ठीक है, वो करेगा। जब वही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की शक्ति क्या करेगा, धारण कर लेगा, तो उसके पास शक्ति आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, राष्ट्रपति वाली, जाहिर सी बात है सारी शक्तियां उसको मिल जाएंगी। ठीक है ना, सारे इसको वीटो मिल जाएंगे, विशेषाधिकार मिल जाएगा, और उसका क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। पॉइंट है, पॉइंट है लिखिए। देखो, जब यही उपराष्ट्रपति ना, यही उपराष्ट्रपति जब एक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है, ठीक है, तो जो कर्तव्य हैं और जो उसके दायित्व हैं वो उपराष्ट्रपति वाले सभापति के परिप्रेक्ष्य में वो इनका पालन नहीं करेगा उस टाइम। इस संदर्भ में जो यहाँ का पदेन सभापति है और उसने राष्ट्रपति की शक्तियों को धारण कर लिया है, पद को धारण कर लिया है उस टाइम, तो फिर यहाँ पे वो क्या नहीं कर पाएगा, अपने जो इसके जो कर्तव्य हैं और जो इसके जो दायित्व हैं यहाँ राज्यसभा के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो फिर किस दायित्व को पूरा और कर्तव्यों का पूरा करेगा, राष्ट्रपति। बात क्लियर है ना। ठीक है, आर्टिकल 71 लिखो, लिखो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का समाधान तो मैंने कहा कि आर्टिकल 71 जो आपके राष्ट्रपति हैं और जो उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, के निर्वाचन में या निर्वाचन संबंधी विवादों का समाधान। ठीक है, ध्यान से सुनो, क्या करेगा, आर्टिकल 71 क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति है और जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का समाधान, मान लेते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में कोई विवाद हो गया है, हो जाता है, मतभेद हो जाता है, तो वो कहेगा कि हम कम नहीं है, वो कहेगा कि यार हम तो सेना की सारी शक्तियां हैं, सुप्रीडेंट ऑफ आर्मी है, सुप्रीडेंट ऑफ कमांडर, सेना का पहले तो सर्वोच्च पदाधिकारी मैं हूं और नहीं हूं, राष्ट्रपति शासन लगा दूंगा ज्यादा करोगे तो, आपातकाल शक्ति नहीं है। इधर ये महाशय उपराष्ट्रपति भी कहते हैं अच्छा तुमसे कहे हम कम हैं, हम भी तो राज्यसभा के उच्च सदन के सभापति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, अब तुमको कुछ हो जाएगा तुम्हारे बाद हम ही सब कुछ हैं।
तो कभी मतलब विवाद होता है तो इस विवाद का समाधान कौन करेगा? किसी की हिम्मत नहीं होती इसमें समाधान करने की। केवल और केवल इन दोनों के विवादों का निपटारा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही माना जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे देगी वही निर्णय माना जाएगा। क्लियर? ठीक है। इसलिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या है? आर्टिकल 74, शांत रहेंगे। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगा? एक मंत्रिमंडल होगा और जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है। तो आर्टिकल 74 मंत्रिमंडल, आर्टिकल 75 लिख लो। राष्ट्रपति और अन्य मंत्री, ये अन्य मंत्री क्या है? ऐसे सुनो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या करता है? नियुक्त करता है। करता नहीं है? शपथ दिलाता नहीं है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की? देखे हैं कभी? नहीं देखे हैं? अभी यार क्या बात कर रहे हो, कभी देखे नहीं? हाँ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करता है? नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से वो अन्य मंत्रियों को भी क्या करता है? नियुक्ति करता है। देखिए, जब राष्ट्र प्रधानमंत्री की शपथ हो रही होती है तो प्रधानमंत्री अपने साथ साथ कुछ और सदस्यों को भी शपथ दिलवाते हैं। ठीक है। तो वो जो अन्य मंत्री हैं, वो अन्य मंत्री गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री ना, वो सारे मंत्री होंगे। अन्य मंत्री 75 उन्हीं की डिक्लेरेशन करता है। क्लियर है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, आर्टिकल 72 75 टू मतलब क्या है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मतलब क्या है? मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, मंत्रिमंडल के सदस्य वो राष्ट्रपति के प्रति क्या होंगे? उत्तरदायित्व होंगे। जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे, इधर जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के प्रति क्या होंगे? उत्तरदायित्व होंगे और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक क्या रहेंगे? बने रहेंगे। ज्यादा 3-5 करोगे ना तो हो गया। समझ में आया है बात? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो अगला लिखें 75(3) से चलिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सामूहिक उत्तरदायित्व, ये आपका क्या है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। और आर्टिकल 75(3) क्या कहता है? सामूहिक। ठीक है।
कोई नहीं, ठीक है। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है? जो मंत्रिपरिषद है वो निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व है। किस सदन के प्रति? मतलब लोकसभा, समझे? और निम्न सदन में किसी एक सदस्य के प्रति या किसी भी सदस्य के प्रति लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, ध्यान से सुनिए, या निम्न सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। अब प्रस्ताव पारित होने का मतलब समझ रहे हैं, तो क्या बहुमत से होना ही चाहिए। संपूर्ण मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगा। एक व्यक्ति के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो संपूर्ण मंत्री जो परिषद है, काउंसिल है, वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। आया है समझ में? लिख लीजिए। एक चीज ध्यान से सुन लो, यहीं पे सुन लो, आगे नहीं बढ़ो, यहीं पे सुनो। देखो, सब में मंत्रिपरिषद होता है। स्टेट लेवल पे भी मंत्रिपरिषद होगा जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेगा, सीएम करता है। अब देखिए यहाँ पे ये मंत्रिपरिषद कितने प्रतिशत होते हैं पता है? 15%। कितने प्रतिशत हो गए? 15%। मतलब 12 सदस्य लगभग, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को लेकर के कितने? 12 मेंबर। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सहित लेकर के पूरा मंत्रिमंडल कितने सदस्यों का होगा? लगभग 12 सदस्य। 15% होना चाहिए। 15% का मतलब क्या? लोकसभा की जो संख्या है या विधानसभा में जो है उसका कितना होना चाहिए? 15% होना चाहिए। कार्य क्या करेंगे ये? तो ये नीतियों को क्या करेंगे? नीतियों का निर्माण करेंगे, नियम कानून बनाएंगे, ठीक है। हाँ, ये मंत्रिपरिषद की कार्य होगा। बोलो भाई, कोई डाउट है अभी? तो पता ही होगा प्रधानमंत्री की स्थिति क्या होगी है? प्रधानमंत्री की स्थिति कैसी होगी? अरे इस मंत्रिपरिषद का क्या है? वो राजा है ना? हाँ, तो लिखो आर्टिकल 76 महान्यायवादी। ये महान्यायवादी क्या है? हेलो, इधर। तो ये भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है महान्यायवादी, प्रथम विधिक अधिकारी होगा। और इसको नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रत्यक्ष भी बना भी रहेगा ये, आया ना? सही बात समझ में। लेकिन राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा जिसके पास उच्चतम न्यायालय, मतलब उच्चतम न्यायालय की योग्यता रखता है। वो लॉयर, जज, उतनी अगर उसके पास योग्यता है बनने वाली, तो उसी व्यक्ति को क्या बनाएगा? महान्यायवादी बनाएगा। सबको नहीं बना सकता है। बोलो, आया समझ में? किसको बनाएगा? जो उच्चतम न्यायालय की योग्यता रखता हो ना। और क्या? प्रथम विधिक न्यायवादी महान्यायवादी कहलाता है, ठीक है ना?
याद रखना। ये प्रथम विधिक अधिकारी महान्यायवादी होता है। शक्तियों के बारे में जानना चाहेंगे तो आप जान लें। सरकार को कानूनी मामलों में, विधिक मामलों में क्या करना? परामर्श देना, सलाह देना, ये करो, ऐसा कानून का निर्माण करो। ठीक है, ये इसकी शक्ति है, पावर है। दूसरा क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र को या राज्य क्षेत्र की स्थिति किसी भी न्यायालय में उपस्थित होकर सरकार के पक्ष को रखता है। ये क्या करेगा? भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं वो किसी भी न्यायालय में चला जाएगा और उसकी स्थिति को लेकर के पक्ष रखेगा, उस राज्य की स्थिति को लेकर के। इसके पास इतनी शक्ति है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो सदन है ना, ये सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वहां भी बैठ जाएगा। ठीक है, वहां भी बैठ जाएगा। शक्ति है, पावर है। नेक्स्ट, और क्या करेगा? उस पे अपना मतलब विचार भी दे सकता है। नहीं नहीं, तुम लोग जो कानून बना रहे हो वो सही नहीं है, ऐसे बनाओ, अपना विचार भी रख सकता है। लेकिन सदन में मतदान प्रक्रिया में वो भाग नहीं ले सकता, वोटिंग में भाग नहीं ले पाएगा। विचार दे दे ना, लेकिन वोटिंग में भाग नहीं ले सकता। समझ आई बात? ठीक है, तो फिर आगे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 79। लिखो। और 79 से लेकर के, ध्यान से सुन लो, आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 123 तक पूरा है संसद, पार्लियामेंट। और मैं शायद आपको बताया हूं, नहीं बताया हूं? गौरव के यार दोस्त जब नहीं आए रहते तो बड़े गुमसुम गुमसुम काहे रहते हैं? आपके फ्रेंड वगैरह नहीं आए रहते तो बड़े उदास काहे रहते हो? है? ऐसा नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे संसद, पार्लियामेंट। संसद मतलब आर्टिकल 79 टू 123, यहाँ तक हम लोग पूरा का पूरा संसद है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद का संगठन ना। देखो, मैं समझाऊंगा ऐसे, आप समझिएगा। ध्यान से देखेंगे आप लोग। संसद का गठन है ना, संगठन। देखिए कैसे होगा। आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 क्या है? अपर हाउस। क्या है? अपर हाउस मतलब उच्च सदन, मतलब राज्यसभा। क्लियर? ओके, आया ना? कितने मतलब टोटल मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे यहाँ पे, पता है क्या आपको? कितना? नहीं, अभी है 245, बट मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं वो 250। कितना याद रहेगा ना? और
ये मैक्सिमम है, याद रखना है। देखो इधर देखो, मेरी बात सुनो। 238 जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे, चुने जाएंगे। 238 क्या होंगे, चुने जाएंगे। बोलो हाँ या ना। 12 ऐसे सदस्य होंगे जो मनोनीत किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। हाँ, मनोनीत होंगे। ये चुने जाएंगे, ये मनोनीत होंगे, जो एंग्लो भारतीय होंगे, है ना। क्लियर है। सर ये आर्टिकल 20, ये क्या है, 81 क्या है, तो देखते रहेंगे ना, बना बना लीजिएगा। जब हम इधर उधर हो करें तो उतने समय में बन जाना चाहिए। ये आर्टिकल 1 क्या कहता है भाई, लोअर हाउस। कैसा हाउस, मतलब निम्न सदन। कैसा सदन, मतलब लोकसभा। क्लियर है। इसके मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे पता है, 552। कितने होंगे, 2026 तक लिख लीजिएगा, लिखना चाहे तो। अभी है कितने, 543। याद है ना, हो कितने सकते हैं, 552। क्लियर है। बनाइए, बनाते भी रहेंगे यहाँ पे। और ध्यान से एक चीज और सुन लीजिए इसमें, ध्यान से सुनो इधर। इसमें 500 530 मेंबर ना, ये स्टेट से होंगे। मतलब 28 जो स्टेट हैं उन स्टेट से होंगे 530। ध्यान से, ये स्टेट से होंगे। जो 20 होंगे ना, 20 मेंबर जो होंगे वो यूटी से होंगे। यूटी का मतलब समझ रहे हैं, केंद्र शासित राज्य से। कितने, और जो 2 होंगे, कितने बचे ये बता दो। ये जो 2 मेंबर होंगे, हाँ, इनको राष्ट्रपति क्या करेगा, मनोनीत करेगा। और ये कहाँ के होंगे पता है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होंगे। ठीक है। और इनको ध्यान से सुन लो, इधर 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 इधर। इनको जो ये 2 मेंबर होंगे ना, ये आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग मनोनीत होंगे। और एक चीज और लिख लीजिएगा यहीं पे, ये जो 26 तक की बात आई है, ये वाली कि 52 होंगे, ये लिख लीजिए 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो बोलो आगे, आगे बचा क्या, प्रेसिडेंट, क्या बचा, राष्ट्रपति। अब इनको बताने की जरूरत नहीं है, जान गए हो ना। ठीक है, चलो देखिए ये वाला। पहली बात तो ये एक अस्थाई सदन है। कैसा सदन है, अस्थाई। इसका विघटन नहीं होता, ध्यान रख सुन लीजिएगा। इसका क्या होता है, भंग हो जाता है, विघटन हो जाता है।
इसका नहीं होगा। ये अस्थाई सदन है, वो अस्थाई सदन है। क्लियर है बातें? दूसरी बात, 238 सदस्य राज्य विधानसभाओं से होंगे, स्टेट से होंगे, राज्यों से चुन करके आएंगे। क्लियर है? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करेगा? मनोनीत करेगा। कार्यकाल इनका कितना होगा? 6 वर्ष का होगा। ये 6 वर्ष के लिए सांसद बनेंगे। हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य, कितने सदस्य? 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे। ये इसकी खासियत है 81 की। तो चाहे तो लिख लें ऐसे जैसे बताया हूं, चाहे तो ऐसे समझ लें, जैसे भी आप समझना चाहें। कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, अस्थाई सदन होगा, ठीक है। हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या करेंगे? अवकाश ग्रहण करेंगे, ठीक है ना। और 238 सदस्य क्या होंगे? राज्यों द्वारा, राज्य की विधानसभा द्वारा चुन करके आएंगे, और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। और इसकी अधिकतम संख्या कितनी होगी? 250। ठीक है। अच्छा, ये भी आपको पता है कि जो इसका जो सभापति होता है वो पदाधिकारी होता है, जो है ना, उच्च सदन का क्या होता है? पदाधिकारी सभापति होता है। इसी को उपराष्ट्रपति भी कहते हैं। ये सब चीज हम बता ही दिए हैं, उसकी शक्तियों को भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। बता दिए हैं कि नहीं बता दिए हैं? ठीक है ना। तो इसी के साथ आप लोग एक मिनट रुक जाइए। पूरी शक्तियां, और देखो इसको शक्ति प्राप्त है उच्च सदन को 249 और 312, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312। तो ये क्या है, ये हम लोग जान लें। मतलब आर्टिकल, ये उच्च सदन को 2 शक्तियां प्रदान है, आर्टिकल 249 और 312। तो हम लोग यहीं पे काउंट करके रख लें थोड़ा सा। आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312, इसलिए इसको उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है। तो 249 क्या है? देखो मैं बताया हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुनो। ये बताया हूं 249 क्या कहता है? 249 ये कहता है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि संविधान में दिया गया जो विषय है वो, या जो अनुसूची है, राज्य की जो सूची है वो जो है विषय राष्ट्रीय महत्व का है। किस महत्व का है? राष्ट्रीय महत्व का है। तो संसद उस पर क्या करेगी? कानून का निर्माण कर देगी। इसलिए वो उच्च है, समझे ना। 312 क्या कहता है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, IAS, IPS, IFS, नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करना, इसलिए वो उच्च है। बस इतना सा याद रखिएगा। तो इस पे आप लिखिएगा नई, या नहीं लिखवाए होंगे तो नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना लिखना चाहे तो बस एक लाइन में लिख लीजिएगा, हो गया। और क्या, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान से, फैक्ट है यार, जल्दबाजी में मत करो, जाना नहीं। एक मिनट। 81 क्या कहता है? ये खत्म हो जाए तो 81 क्या कहता है? 81 क्या कहता है कि इसके सदस्य क्या होंगे? 530 सदस्य क्या होंगे? राज्यों द्वारा चुन करके आएंगे, और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे,
2 सदस्य जो एंग्लो भारतीय होंगे वो राष्ट्रपति उनको क्या करेगा, मनोनीत करेगा। ओके, अब सुनिए, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। क्लियर है, ये अस्थायी सदन भी है, याद रहे ना, अस्थायी सदन है। और एक चीज इसमें जो याद करने वाली बात है वो यह है, 2026 तक 552 का जो अधिकतम सदस्य है वो ये है। एक अलग से पॉइंट ये आप याद रखिएगा कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में 61वें अमेंडमेंट के द्वारा 1989 में जो मताधिकार थे, जो वोटर थे, उन वोटरों की 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी 21 वर्ष को घटा करके कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया, ये अमेंडमेंट के तहत। सुनिएगा, चलते चलते वो मैं बाद में बता दूंगा, 2 मिनट का काम है, बट तुम लोग जल्दबाजी में हो, ध्यान नहीं दोगे। इसका जो लोकसभा स्पीकर होता है, ठीक है, इसके कुछ शक्तियां हैं वो हमें बताना है, 5 मिनट का काम है। मतलब जैसे कि वो किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित कर देगा ना, बाहर कर देगा, ये सब चीजें हैं। और राष्ट्रपति के बारे में आपको पता ही है, ठीक है, तो इसमें कुछ हमको बताना नहीं है, हम लोग सीधा आते हैं आर्टिकल 105 पे।